हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विज्ञान हर घर बने पाठशाला। डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो हमने गति के दूसरे नियम के या मोमेंटम के जो हमने परिवर्तन थे उसके आधार पर हमने 3-4 उदाहरण जो प्रैक्टिकल लाइफ में होते हैं उनको समझा था और उसके कारणों को समझा था कि किस प्रकार मोमेंटम जो है उसमें कार्य करता है। आज हम गति के द्वितीय नियम के गणितीय सूत्र से गति के प्रथम नियम की गणितीय व्याख्या या उसकी गणितीय रूप में प्राप्त करेंगे। चलिए, और गति के तीसरे नियम को पढ़ेंगे। तो गति के द्वितीय नियम के अनुसार हमें पता है F=m में। गति का दूसरा नियम कहता है फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन। F क्या है? फोर्स यानी बल, m है मास यानी द्रव्यमान, ये है आपका एक्सेलरेशन यानी त्वरण। तो फोर्स क्या हुई आपकी, बल क्या हुआ, द्रव्यमान इंटू त्वरण। अब F=m मास और त्वरण की परिभाषा क्या होती है? फाइनल वेग माइनस इनिशियल वेग v माइनस यू बटा टी। तो F=mv-u/t, क्योंकि ये क्या है, v माइनस यू बटा टी, इसीलिए हुआ आपका ये इक्वेशन। इसीलिए दूसरे शब्दों में हम Ft=mv-mu भी लिख सकते हैं। Ft क्या हुआ, फोर्स इंटू टाइम इज इक्वल टू मास इंटू फाइनल वेग बट माइनस मास इंटू इनिशियल वेग। तो अब u क्या है, प्रारंभिक वेग है, और v अंतिम वेग है, अर्थात f क्या है, 0। अगर f 0 हो तो किसी भी समय t v इज इक्वल टू यू होगा। अगर मान लीजिए फोर्स 0 है ना, तो किसी भी दिए गए समय पर हमेशा v इज इक्वल टू यू यानी फाइनल वेग इज इक्वल टू अंतिम इनिशियल वेग, प्रारंभिक वेग। ठीक है, अर्थात वस्तु का वेग अगर u से चल रही होती है तो यदि u शून्य है यानी प्रारंभिक वेग शून्य है तो फाइनल वेग वेलोसिटी भी शून्य होगी, अर्थात वस्तु क्या रहेगी, विराम अवस्था में ही रहेगी। तो समीकरण 1 और 2 से क्या होता है, समीकरण 1 गति के द्वितीय नियम तथा समीकरण 2 गति के प्रथम नियम का गणितीय सूत्र है। समीकरण 2 ये गति के दूसरे नियम का सूत्र है, और समीकरण 1 गति के दूसरे नियम का सूत्र है, और समीकरण 1 ये 2 ये गति के पहले नियम का सूत्र है। ठीक है, इस प्रकार जो है गति के दूसरे नियम से हमने गति के दूसरे और पहले नियम के गणितीय सूत्र निकाल सकते हैं। तो ये आपको अच्छी तरह समझ आया होगा, मैं समझता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं गति के तीसरे नियम की तरफ। तो मैंने आपको गति का तीसरा नियम अभी बताया नहीं था। तो गति के तीसरे नियम को न्यूटन के गति का तीसरा नियम भी कहते हैं, क्योंकि गति के प्रत्येक नियम को न्यूटन ने ही दिया था। तो गति का तीसरा नियम क्या कहता है, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यानी एवरी रिएक्शन हैज देयर अपोजिट डायरेक्शंस रिएक्शन, यानी एवरी रिएक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कोई भी क्रिया जो है उसके उसके विपरीत और एक समान प्रतिक्रिया होती है। जब किसी चीज पे आप कोई बल लगाते हैं तो वह वस्तु भी उतना ही बल आपके ऊपर लगाती है, परंतु विपरीत दिशा में लगाती है। ये बोलता है गति का तीसरा नियम। तो गति के तीसरे नियम की व्याख्या कर लेते हैं अब हम। गति के तीसरे नियम के अनुसार जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तब दूसरी वस्तु द्वारा भी पहली वस्तु पर उतना ही बल लगाया जाता है, और ये दोनों बल परिमाण में क्या होते हैं, सदैव एक समान होते हैं, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में होते हैं, एक दूसरे की विपरीत दिशा में होते हैं। ये बोलता है गति का तीसरा नियम। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ यह हुआ कि बल सदैव जोड़े के रूप में होता है। ये हमेशा ध्यान रखना, बल हमेशा जोड़े के रूप में होगा। यह बल कभी भी सिंगल कार्य नहीं करेगा, बल्कि दो अलग अलग वस्तु पे कार्य करता है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि सिंगल बल का अस्तित्व ही नहीं होता, हमेशा यह जोड़े में कार्य करता है। ठीक है, तो इन दोनों विरोधी बलों की क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल कहा जाता है। तो ये जो दो अपोजिट डायरेक्शन के जो बल होते हैं इसको बोलते हैं हम क्रिया तथा प्रतिक्रिया। तो न्यूटन का थर्ड नियम आपको समझ आ गया होगा। न्यूटन के गति का थर्ड नियम है कि प्रत्येक क्रिया की एक विपरीत और एक समान प्रतिक्रिया होती है, यानी किसी वस्तु पे जब आप कोई बल लगाते हैं तो वह वस्तु भी उतना ही बल उस दूसरी वस्तु पे लगाती है, परंतु वह बल होता है उल्टी दिशा में, विपरीत दिशा में। समझ गए?
अब जो मैंने आपको उदाहरण दिए थे ऊपर, मैंने आपको कल बताया था पिछले वीडियो में कि कोई व्यक्ति जो है खिलाड़ी जो ऊपर से कूदता है ज़मीन पे, तो अगर वो हार्ड ज़मीन होगी तो क्या होगा, वो उसकी टांगों में दर्द होगी, टूट जाएगी। और कोई खिलाड़ी जो है बॉल को कैच करता है, तेज गति से बॉल आ रही है, फील्डर उसको कैच करता है तो हाथ पीछे करता है, तो उसमें न्यूटन का थर्ड नियम भी थोड़ा सा निहित है। देखिए थर्ड नियम क्या बोलता है, कोई वस्तु कोई बल लगाती है किसी वस्तु पे तो वह वस्तु भी उतना ही बल उस वस्तु पे लगाती है, परंतु उल्टी दिशा में। तो जब कोई खिलाड़ी जो है ऊपर से कूदता है ज़मीन के ऊपर, तो ज़मीन अगर ज़मीन पे कूदता है, ज़मीन हार्ड होगी तो वो ज़मीन भी उतना ही बल उस वस्तु पे लगाएगी ऊपर की तरफ, उस खिलाड़ी की तरफ। ठीक है, वो उल्टी दिशा में लगाएगी जिस कारण उसकी टांगें टूट सकती है। ठीक है, इसी प्रकार जब खिलाड़ी जो है, एक फील्डर जो है बॉल को पकड़ता है, जोर से बॉल आ रही है, उसको मैदान में कैच करता है, तो बॉल कितने जोर से आ रही है वह उस खिलाड़ी के हाथ में भी उतना ही बल लगाएगी जितने बल से वो आ रही है जब वो उसको कैच करता है। तो इस प्रकार उस हाथ के खिलाड़ी में हाथ में भी चोट लग सकती है। तो चोट से बचने के लिए वो थोड़ा पीछे करता है ताकि वो जो मोमेंटम बना हुआ बॉल का, उससे उसको थोड़ा राहत मिले। ठीक है, ये थे इसके उदाहरण जो पिछले मैंने वीडियो में पढ़े थे। आज के वीडियो के जो उदाहरण है गति के तीसरे नियम के उदाहरण हम देख लेते हैं। नंबर 1, जब एक फुटबॉल को पैर से किक मारा जाता है अर्थात बल लगाया जाता है तो पैर में भी चोट लगती है, आपको पता ही है। ऐसा इसलिए होता है कि फुटबॉल पर पैर से जितना बल लगाया जाता है, फुटबॉल द्वारा भी पैर पर उतना ही बल लगाया जाता है विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा मतलब पैर की तरफ को। जब पैर लगाता है फुटबॉल की तरफ को तो फुटबॉल लगाता है पैर की तरफ को बल। इसी कारण हमें नंगे पांव फुटबॉल को कभी किक नहीं मारनी चाहिए क्योंकि इससे चोट लग सकती है। तो फुटबॉल प्लेयर हमेशा जूते पहन के ही खेलते हैं। तो यह गति के तीसरे नियम के कारण ही संभव होता है। अब दूसरा उदाहरण है, जब कोई दीवार या किसी कठोर वस्तु पर हाथ से प्रहार करता है तो हाथ में भी चोट लगती है। ऐसा दीवार या उस वस्तु पर जिस वस्तु पर हाथों से प्रहार किया गया हो उसके द्वारा बल लगाने की विपरीत दिशा में समान बल लगाने के कारण ही होता है। तो ये भी गति का तीसरे नियम का उदाहरण है, ये भी आपको समझ आ गया होगा। तीसरा उदाहरण, फुटबॉल के खेल में प्राय क्या होता है, गेंद तेज गति से किक मारने के क्रम में खिलाड़ी आपस में टकरा जाते हैं। ये देखा होगा आपने जब आप मैच देखते हो या खेलते हो, टकरा जाते हैं ना खिलाड़ी आपस में। तो इस प्रक्रम में दोनों खिलाड़ी एक दूसरे से दूर जाके गिरते हैं। ऐसा होता है, क्यों गिरते हैं वो इसलिए होता है क्योंकि दोनों एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में बल लगाते हैं और दूर गिरते हैं। ठीक है, और वो चोटिल हो जाते हैं। तो ये भी गति के तीसरे नियम का उदाहरण है। अगला उदाहरण देख लेते हैं। चलने के लिए हम पैर से जमीन को पीछे की ओर धक्का मारते हैं। हम चलते कैसे जमीन पे, हम जमीन पे चलते हैं। आप घरों से स्कूल आते हैं, चलकर आते हैं, तो आप कैसे चलते हैं? आप कभी सोचा कि आप आगे कैसे बढ़ते हैं? आप जब पैर उठाते हैं, आगे चलते हैं, तो पीछे की ओर आप जमीन को धक्का देते हैं। उतना ही बल फिर जमीन आपको आगे धक्का देती है, तभी आप अगला पैर उठा पाते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर इसमें न्यूटन का थर्ड नियम ना लगता तो आपको जमीन धक्का नहीं देती और आगे की ओर नहीं धकेलती, तो आप आगे नहीं बढ़ पाते, आप वहीं रहते, एक की जगह पे चलते रहते। समझे बात? इसीलिए हम पैर से जमीन को पीछे की ओर बल लगाते हैं और गति के तीसरे नियम के अनुसार जमीन हम पर आगे की ओर उतना ही बल लगाती है, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं और यह प्रक्रिया दोहराते दोहराते हम चलते हैं। समझे बात? तो ये हो गया आपका गति के तीसरे नियम के उदाहरण। उसके बाद आता है आपका क्रिया और प्रतिक्रिया बल द्वारा उत्पन्न त्वरण। अब क्रिया और प्रतिक्रिया के द्वारा जो बल उत्पन्न होता है, त्वरण उत्पन्न होता है वो, ठीक है, वो देख लेते हैं हम। क्रिया और प्रतिक्रिया बल मान में हमेशा समान होते हैं। मैंने आपको पहले बता दिया दोनों का मान हमेशा समान होता है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होता है। अब ये बल एक समान परिमाण के त्वरण उत्पन्न नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्रिया और प्रतिक्रिया द्वारा बल जो उत्पन्न होता है वह त्वरण होता है। तो मैंने आपको बताया किसी भी क्रिया और प्रतिक्रिया में बल मान हमेशा क्या होता है, समान होते हैं, परंतु विपरीत दिशा में होते हैं और परिमाण के त्वरण उत्पन्न नहीं कर सकते एक समान परिमाण के। तो ऐसा प्रत्येक बल द्वारा अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करने के कारण ही होता है। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं हम। उदाहरण के लिए, बंदूक की गोली छोड़ने की अवस्था में बंदूक द्वारा गोली पर आगे की ओर बल लगाया जाता है। ठीक है, तो आपने जब भी बंदूक से गोली चलाई हो तो आपको बंदूक पीछे धक्का देती है और कंधों पे झटका लगता है। वो क्यों लगता है? क्योंकि जितने फोर्स से
बंदूक गोली आगे फेंकती है उतने ही फोर्स से आपको बंदूक भी पीछे की ओर हटती है और आपके कंधे पे झटका लगता है। तो ये भी एक कारण है गति के तीसरे नियम का। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, गोली पे लगने वाला बल त्वरित बल होता है जो आगे की तरफ जाता है, और बंदूक पर आरोपित होने वाला बल जो है पीछे की ओर जाता है, इसीलिए यह झटका लगता है। चूंकि बंदूक का द्रव्यमान गोली के द्रव्यमान से बहुत अधिक होता है, इसीलिए बंदूक का त्वरण गोली के त्वरण से काफी कम होता है। ठीक है, नंबर 2 इसमें हम देख सकते हैं, एक और उदाहरण है, एक नाविक द्वारा नाव से आगे की ओर कूदने की स्थिति में नाव पीछे की ओर क्यों जाती है? जब आप नाव के कॉर्नर पे हो, नदी के किनारे हो, तो वहां से कूद के आप नदी के बाहर जाओगे, तो उस स्थिति में जब कूदते हैं तो नाव पीछे की ओर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नाविक के आगे की ओर कूदने के लिए लगाए गए बल के परिणाम स्वरूप प्रतिक्रिया बल नाव को पीछे की ओर धकेलता है, यानी न्यूटन के थर्ड नियम के कारण। इफ देयर इज फोर एक्शन देयर इज रिएक्शन आल्सो। तो जंप किया नाविक ने और उसने आगे की ओर बल लगाया, उसके बाद जो है नाव के ऊपर पीछे की ओर बल लगता है। ठीक है, इसलिए नाविक का द्रव्यमान जो है नाव के द्रव्यमान में अंतर होता है, अतः नाव तथा नाविक का त्वरण अलग अलग होता है, अर्थात नाव तथा नाविक की गति एक समान नहीं होती। इसके बाद आता है आपका संवेग का संरक्षण का नियम। अब संवेग का संरक्षण का नियम क्या होता है? इसके अनुसार दो वस्तुओं का कुल संवेग टकराने की प्रक्रिया में अपरिवर्तनीय या संरक्षित रहता है। ठीक है, दूसरे शब्दों में हम संवेग संरक्षण के नियम को क्या करते हैं? दो वस्तुओं के संवेग का योग टकराने से पहले और टकराने के बाद बराबर होता है, यानी दो वस्तुओं का जो संवेग है उनका जो योग है आपस में टकराने से पहले और बाद में बराबर रहता है, जबकि उन पर कोई असंतुलित बल कार्य नहीं कर रहा हो। इसे संवेग का संरक्षण नियम कहते हैं। संवेग का संरक्षण नियम क्या कहता है कि दो वस्तुओं के संवेग का योग टकराने से पहले और टकराने के बाद बराबर रहता है, जबकि उस पर कोई असंतुलित बल कार्य ना कर रहा हो। यह संवेग के संरक्षण का नियम। अब इस नियम के गणितीय सूत्र देखते हैं हम। मान लीजिए दो वस्तुएं ए और बी हैं जो सरल रेखा में गति कर रही हैं और दोनों का अलग अलग वेग से गति कर रही हैं। तो ए का द्रव्यमान होगा एम ए और बी का द्रव्यमान होगा एम बी। ठीक है, माना ए की गति है प्रारंभिक यू ए और अंतिम बी की गति है यू बी तथा यू ए तथा यू बी। ठीक है, प्रारंभिक और अंतिम भी। तो मान लीजिए वस्तु ए बी से टकरा जाती है। जब टकरा गई तो समय कितना लिया उसने, टी। अब इस टक्कर के समय वस्तु ए तथा बी पर फोर्स हुई एफ ए बी तथा बी वस्तु ए पे फोर्स लगाती है एफ बी ए, यानी ए लगाती है बी पर एफ बी और बी लगाती है पर एफ बी ए। तो इस टकराने के बाद जो ए का वेग होगा वो वी ए तथा बी का वेग होगा आपका वी बी। ठीक है, तो इस स्थिति में एम ए आगे बनेगा, आगे आपका एम बी टक्कर लगने से पहले एम ए गेट कन्वर्टेड इनटू एम बी और इसकी जो होगी आपकी इनिशियल वेग होगा यू ए और यू बी। ठीक है, आगे क्या होगा आपका फिर ए बी आगे बनेगा आपका ए बी, यानी एफ यू ए और एफ यू बी दोनों बल आपस में इक्वल होंगे और रिवर्सिबल होंगे। तो एफ एम ए और इसका आपका बनेगा एम बी। तो टक्कर के पश्चात भी वो सेम ही रहेगा। ठीक है, टक्कर के पश्चात दोनों का बल भी सेम रहेगा, क्योंकि द्रव्यमान संवेग क्या होता है आपको पता है, एम इंटू ए एम इंटू वी। तो आपका ए पी होता है एम इंटू वी। ठीक है, द्रव्यमान इंटू वेग। तो वस्तु ए से टकराने से पहले संवेग होगा एम ए इंटू वी ए और वस्तु ए के टकराने के बाद का संवेग एम ए इंटू वी ए। इसलिए संवेग परिवर्तन की दर क्या होगी, एफ ए वी इक्वल टू एम ए यू ए माइनस यू ए बटा टी। ठीक है, इसी तरह बी से टकराने के बाद संवेग होगा एम बी यू बी तथा वस्तु बी से टकराने के बाद होगा एम बी तथा यू वी। तो इसी तरह संवेग परिवर्तन की दर जो होगी एफ बी ए वो होगी आपकी एम बी इंटू वी बी माइनस यू बी बटा टी। ये अतः न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार वस्तु के ए द्वारा बी पर लगाया गया बल एफ ए बी तथा वस्तु बी के द्वारा ए पर लगाया गया बल एफ बी ए
एक दूसरे के बराबर और विपरीत होंगे। ये आपकी इस नियम की क्या हुई, मैथमेटिकल आपकी गणना हुई। तो इस प्रकार जो है आपका हमने इस गति के तीसरे नियम की मैथमेटिकल गणना भी करी। अब इसका एक उदाहरण कर लेते हैं और बस इसको हम खत्म करते हैं चैप्टर को, ठीक है। अब एक उदाहरण जो है मैंने किताब से दिया है, तो इस उदाहरण के हिसाब से आपने अपने दूसरे प्रश्न भी करने हैं। आपको बहुत सारे प्रश्न होंगे इस उदाहरण के हिसाब से, ठीक है। उदाहरण देख लीजिए। एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 100 किलोग्राम है, वो गति को 10 मीटर पर सेकंड से बढ़ाकर 30 मीटर पर सेकंड करने के लिए 50 न्यूटन बल का प्रयोग करता है। तो उतने बल कितने समय लगाने की आवश्यकता होगी, यानी अब वो बल कितने समय तक लगाने की आवश्यकता होगी। यानी एक वस्तु है, उसका द्रव्यमान 100 किलोग्राम है और उसकी गति है 10 मीटर पर सेकंड है। तो 10 मीटर पर सेकंड से बढ़ाकर उसको 30 मीटर पर सेकंड करने के लिए 50 न्यूटन बल लगाना है, पर वो कितने समय तक लगाना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या है, दिया हुआ हमें क्या है, वस्तु का द्रव्यमान इक्वल टू 100 किलोग्राम, ठीक है। वस्तु का प्रारंभिक वेग दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड, अंतिम वेग भी दिया हुआ है 30 मीटर पर सेकंड और फोर्स लगाया हुआ है 50 न्यूटन। तो आपको फार्मूला पता है, फार्मूला क्या है बल का, F इक्वल टू एम वी माइनस यू बटा टी, यानी फोर्स हो गया 50 न्यूटन और m हो गया 100 और अंतिम वेग हो गया 30 माइनस प्रारंभिक वेग 10 बटा टाइम निकालना है हमने। तो इस इक्वेशन से हम टाइम निकाल सकते हैं। तो t क्या आ जाएगा, 100 इंटू 20 बटा 50 सेकेंड, ठीक है। अब t क्या आएगा आपका, 2 इंटू 20, ये इससे ये कट जाएगी और यहाँ पे आएगा 200, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 5 चौके 20, तो आपका 40 आ जाएगा। तो t आ गया आपका 40 सेकेंड। अतः यह प्रक्रिया करने के लिए आवश्यक समय है 40 सेकेंड, ठीक है। तो बेटा इस प्रकार जो है मैंने आपको उदाहरण से गति के तीसरे नियम से आप ये निकाल सकते हो। इसी प्रकार और उदाहरण देखकर किताब में दिए हुए हैं उनके प्रश्नों के उत्तर भी आप कर सकते हो। तो इसी के साथ आपका चैप्टर 9 बल एवं गति के नियम पूरा होता है। मुझे उम्मीद है आप बच्चों ने ये चैप्टर अच्छी तरह से समझा होगा और अच्छी तरह से आपको हर चीज़ क्लियर हुई होगी। फिर भी कोई डाउट, कोई दिक्कत रहती है तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, आराम से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में इस पाठ के अभ्यास के प्रश्नोत्तरों के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए।